जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, नेक्स्ट मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 5। 4 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके लिए, दिल्ली पुलिस AWTPO मॉक टेस्ट के नाम से। तो वहाँ से आप पहले वाले मॉक टेस्ट देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ इन टेस्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। साइंस का डेमो आप देख सकते हैं अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं रैंकर्स IQ एप्लीकेशन से, जिसके अंदर हम NCERT की थ्योरी कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर हमने पूरा डाल दिया है उसके अंदर। थ्योरी करने के बाद MCQs करेंगे और अक्टूबर के अंदर कंप्लीट कर देंगे भाई साइंस को। ठीक है, ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं इसको। अक्टूबर में जो साइंस का आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। और काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी में समझाइए, तो कोशिश पूरी करते हैं हिंदी में समझाने की। मैं खुद ही इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ हिंदी में समझाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी में मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो ही आप परचेज़ करना बैच को, अदरवाइज़ मत करना। क्योंकि बाद में बोलोगे कि सर आप तो पूरा ही इंग्लिश में समझाते हैं। तो जितना मेरे लिए पॉसिबल हो पाता है उतनी मैं चीज़ें बता देता हूँ। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर हैं जो प्योर हिंदी के अंदर पढ़ाते हैं, आप उनसे बैच परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे इंग्लिश में चीज़ों को तो फ़ायदा नहीं बनता है भाई, सीधी सी बात तो ये है। ठीक है, तो कोशिश पूरी रहेगी हिंदी में भी समझाने की, लेकिन पूरा हिंदी में समझा दें। मुझे ही समझ में नहीं आता हिंदी में तो। ठीक है भाई, तो और काफ़ी टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनके बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट में स्कोर बताना है, कितना स्कोर रहा है आपका कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पॉज करके। पहले खुद से सोल्व करके देखना है क्वेश्चन सोल्व आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। गलत है ये आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखे, द वैल्यू ऑफ G ऑन द मून इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द G ऑन द अर्थ। चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर G के मान के बराबर है। तो बिल्कुल ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी, यह कथन आपका बिल्कुल सत्य रहेगा, क्योंकि G आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जो कि आपका हर जगह सेम होगा, चाहे वो मून हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो चंद्रमा हो। जी आपका सार्वत्रिक नियतांक होता है हिंदी में, जो कि आपका हर जगह बराबर आपको देखने को मिलता है। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दे रखा है 26.68 इंटू 10⁻⁻11 N न्यूटन is the force of gravitation between 2 points masses of 2 kg and 2 kg kept 1 मीटर अपार्ट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो मासीज आपको दे रखे हैं, दोनों का मास आपका क्या है, 2-2 किलोग्राम। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 1 मीटर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर दे रखा है 26.68 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन। तो आपको पता है F बराबर क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। G कितना है आपका, G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 m2 कितना है आपका, तो दो दो है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर। इसको आपको सोल्व कर लेना है, तो वैल्यू आपके सामने आएगी 26.68 गुना में 10⁻⁻11। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो गई। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपके, पॉइंट ऑफ मासिस हैं आपके 2-2 kg के, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का दे रखा है, और बोल रखा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपका 26.68 गुना 10⁻⁻11 है, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट आपका जो कथन है वो भी आपका बिल्कुल
सही रहेगा। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 केजी और 2 केजी द्रव्यमानों के बीच, दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना है आपका? 26.68 गुणा 10⁻11, जो मैंने यहाँ पर आपको सिद्ध करके दिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट आपका, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड इन द लेबोरेटरी ओनली। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम केवल प्रयोगशाला में ही मान्य है। तो यह आपकी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो ये ला सिर्फ लैब में ही काम करता, स्पेसिस और प्लैनेट्स में काम नहीं करता। ठीक है, तो ओनली लेबोरेटरीज के अंदर बोल रखा, प्रयोगशालाओं में बोल रखा कि मान्य है, तो ऐसा आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी। फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के। दो बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस आपका होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका। बल दो पिंडों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सी है? कि ये आपका केवल लेबोरेटरी या केवल प्रयोगशाला में ही मान्य है। तो ये गलत कथन आपका रहेगा, केवल सी इसका कथन गलत है। आई चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू और फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या असत्य है, ये आपको यहां पर बताना है। फर्स्ट दे रखा है, नेट्रियम इज द लैटिन नेम ऑफ सोडियम। सोडियम का लैटिन नेम क्या है? नेट्रियम। सेकंड दे रखा है, अर्जेंटेटम इज द लैटिन नेम ऑफ सिल्वर। चांदी का लैटिन नेम अर्जेंटेटम है। दोनों आपके बिल्कुल राइट हैं। सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है आपका? नेट्रियम। सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। सेकंड दे रखा है, अर्जेंटेटम इज द लैटिन नेम ऑफ सिल्वर। तो ये भी आपकी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। दोनों कथन आपके क्या हैं? सत्य रहेंगे। तो कहां पर दे रखा है? बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। कथन ए और बी दोनों आपके सत्य हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपका बिल्कुल राइट यहां पर बनेगा। चलिए अगला यहां पर दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड एक्टिविटीज इज द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ये आपको यहां पर बताना है। तो जो आपका स्विंगिंग ऑफ ए पेंडुलम होता है, लोलक का झूलना, इसके अंदर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। पेंडुलम के सबसे ऊपर पॉइंट पर क्या होती है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो कि आपकी कन्वर्ट होती है किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। जब पेंडुलम आपका स्विंग करता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, और जब पेंडुलम आपका ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम आपका एक ऐसा केस है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। स्विचिंग ऑफ ए टॉर्च की बात करें तो बैटरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, फिर आपकी लाइट के अंदर कन्वर्ट होती है। तो आपका इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं होती है। स्विचिंग किसके अंदर? स्विचिंग ऑन के अंदर। स्विचिंग ऑन की बात की है। स्विचिंग ऑफ के अंदर एनर्जी कन्वर्जेशन आपकी स्टॉप हो जाती है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होती है। एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर की यहाँ पर बात करें तो फायर क्रैकर में केमिकल एनर्जी अभी क्या होती है? स्टोर रहती है, और जब यह फटता है तो मोशन और हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट आपका होती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ओनली डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहता है। डी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट दे रखा है, H2SO4 इज यूज्ड इन
रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम टू रिमूव सल्फर एंड अदर कंपाउंड। H2SO4 का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। H2SO4 का यूज़ एसिड ट्रीटमेंट के फॉर्म में पेट्रोलियम रिफाइनिंग में आपका होता है, जिससे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड को रिमूव करने का काम यहाँ पर किया जाता है। सेकंड यहाँ पर दे रखा है, द बेसिक नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। जो बेसिक नेचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, किसके कारण बोला गया कि हाइड्रोजन आयन के कारण होता है, तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, किसके कारण होता है? OH नेगेटिव आयंस के कारण इसका बेसिक नेचर होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। OH नेगेटिव आयनों के कारण इसकी जो प्रकृति है वो होती है। तो इसका कौन सा आपका राइट बनेगा? ए स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या है? ट्रू है। ओनली ए स्टेटमेंट ट्रू, केवल कथन एक आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर क्या बोल रहा है? गिवन इन द ऑप्शंस आर सेट्स ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट एंड हाउ दे वेरी अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। विकल्पों में से तत्वों की विशिष्ट विशेषताओं के समूह दिए गए हैं, वे आवर्त में तथा समूह में नीचे की ओर कैसे बदलते हैं, यह निम्न प्रारूप में आपको दिया गया है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट यहाँ पर दिया गया है, उसका आपको बताना है कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, डाउन द ग्रुप यहाँ पर क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही आपको दे रखे हैं, अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप आपको यहाँ पर बताना है। किसी तत्व की विशेषता आवर्त में क्या है, समूह में क्या है, जो कि आपको यहाँ पर विकल्पों का चयन करना है। तो सबसे पहले आता है आपका, सेम ही है सभी के अंदर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर और मेटेलिक करेक्टर। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर अक्रॉस द पीरियड आपका क्या होता है? इंक्रीज होता है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है आपका? क्या बोल रखा है यहाँ पर? डिक्रीज होता है। तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट दे रखा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव या मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड, और डाउन द ग्रुप भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये भी आपकी गलत स्टेटमेंट है, अलग है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड, और डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट आपकी ये रहेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या मेटेलिक करेक्टर आपका जब पीरियड में जाते हैं तो डिक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होता है? इंक्रीज होता है। विद्युत धनात्मक गुण या धात्विक गुण जब आवर्त में जाते हैं तो क्या होती है? उसकी कमी होती है। समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो वृद्धि होती है। तो इसका सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव ऑफ ए गिवन वेलोसिटी इज इंक्रीज, हाउ विल इट इफेक्ट इज वेवलेंथ। यदि किसी निश्चित वेग वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो वेव वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, v क्या होती है? आपकी वेलोसिटी, न्यू क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या होता है आपका? वेवलेंथ। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया? बढ़ाया। ठीक है, तो वेवलेंथ पर यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। वेव वेलोसिटी v क्या है? आपकी कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं हम? v अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पर जब हम बढ़ाएंगे तो लैम्डा क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा, यानी कि वेवलेंथ आपकी घट जाती है। तो वेवलेंथ विल डिक्रीज, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? घट जाएगी। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? लैम्डा बराबर है v अपॉन न्यू। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो लैम्डा वेवलेंथ कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम करेंगे
तो वेवलेंथ आपकी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। स्टार मार्क इसको कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज लेस देन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जब कई प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उनका संयुक्त प्रतिरोध सबसे छोटे व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है। तो ऐसी कंडीशन कब बनती है, कौन से केस के अंदर बनती है, ये हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ये होता आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। दो रेजिस्टेंस मान लिए मैंने यहाँ पर लिए, एक 2 ओम का लिया, एक लिया 4 ओम का, ठीक है। मैंने यहाँ पर निकाला आर इक्विवेलेंट। तो रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं डायरेक्ट। तो 2 + 4 यहाँ पर क्या हुआ, 6 आया। तो इंडिविजुअल यहाँ पर टोटल जो आया रेजिस्टेंस वो कितना आया, 6 ओम। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि ऐसी कौन सी अरेंजमेंट आपकी बनेगी जिसके अंदर कंबाइंड रेजिस्टेंस आपका इंडिविजुअल जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उससे कम होगा। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है क्या सीरीज के अंदर, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इंडिविजुअल यहाँ पर स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस क्या है आपका, 2 है, और कंबाइंड रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर कितना आया, 6 ओम आया। तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब केस देखते हैं हम किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। अब मैंने इनको लिया पैरेलल के अंदर, वही 2 ओम और 4 ओम मैंने लिया, जोड़ेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर है 1/2 + 1/4। कितना आ जाएगा, 4, 2 दूनी 4 + 1 कितना आ जाएगा, 3/4। तो कैंसिल आउट कीजिए, 0, 4 7 28, 4 5 20, तो कितना है 0.75 ओम। अब आप देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस वो कितना है, 2 ओम था, 2 ओम था ना भाई, ठीक है। और जो हमने यहाँ पर कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाला है वो कितना है, 0.75। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आपका लागू होता है किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। बेहतरीन सवाल है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ओम्स का लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू बच्चे को पता है, V इज इक्वल टू IR। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या होता है, आपका करंट होता है, और रेजिस्टेंस R आपको आप यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बोल रही है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड्स। किसी तार से प्रवाहित धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। बिल्कुल यहाँ पर क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो करंट V अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, तो I भी तो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी करेक्ट हो जाती है। करंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। धारा क्या होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है। फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हलवा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज द लास्ट एलिमेंट इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। निम्न में से कौन सा तत्व न्यूलैंड के अष्टक नियम में अंतिम तत्व है, ये आपको यहाँ पर बताना है। न्यूलैंड भाई साहब ने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करने की यहाँ पर कोशिश की थी, और उन्होंने देखा था कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ ऑक्टेव। हमने यहाँ पर आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ाया था। और लास्ट एलिमेंट जो आपका यहाँ पर था वो था थोरियम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट, बाइनरी नंबर आपको दिया गया है जिसको ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। बाइनरी संख्या दे रखी है 1011, अष्टधारी संख्या के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं कन्वर्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं।
तो फर्स्ट पेयर आपका ये हो गया। अब इसका भी आपको पेयर बनाना है तो 2 जीरो और लगा दो, तो 3 3 का पेयर आपका यहाँ पर क्या हो गया, बन गया है। अब वही करो 1 2 एंड 4, डबल करते चलना है 1 2 एंड 4। ठीक है, अब आपस में इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब नेक्स्ट केस के अंदर देखिए, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 आपका इस साइड में है, 2 और 1 इस साइड में है, तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। तो बाइनरी को जब हमने ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट किया इस नंबर को, तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिली 13। समझ में आया? दोबारा समझा देते हैं। ये संख्या आपको दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं। नहीं पेयर है तो हम पेयर बना देंगे। जैसे 3 का पेयर यहाँ पर बन गया, नेक्स्ट पेयर बना देंगे हम 2 जीरो लगाकर। ठीक है, अब आपको 1 2 4 ऐसे ही लिखते हैं बाइनरी के अंदर, और फिर क्या करेंगे, फिर 1 2 4। ये कंसेप्ट क्या होता है वो हम बताएंगे, जो आपको क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 2 और 1, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक साथ करके इसको लिख देंगे, तो 13 आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ए सेमीकंडक्टर, जब किसी अर्धचालक पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो क्या होता है। ये पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। सेमीकंडक्टर के अंदर 2 बैंड होते हैं। एक होता है आपका कंडक्शन बैंड, जो आपके हायर एनर्जी लेवल्स होते हैं। दूसरा होता है वैलेंस बैंड, जो आपके लो एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है तो यहाँ पर वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं हम होल्स, और ये होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके फ्री स्टेट के अंदर होते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, और ये क्या रहते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करने का काम करते हैं, जबकि जो होल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर वो क्या करते हैं, लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या करते हैं, मूव करते हैं। कंडक्शन बैंड में भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स देखने को मिलते हैं, ऐसे ही वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, होल्स जो रहेंगे वो हायर एनर्जी लेवल्स टू लो एनर्जी लेवल के अंदर क्या करेंगे, मूव करने का काम करते हैं। तो यही आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो आपका गैप होता है इसे बैंड गैप बोलते हैं, जिसे डिनोट करते हैं ईजी से। ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती हैं सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं एक एक ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करते हैं लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में, कहाँ पर, कंडक्शन बैंड के अंदर। सेकंड दे रखा है हाई एनर्जी लेवल टू लो, गलत हो जाएगा। अगला दे रखा है होल्स इन द वैलेंस बैंड मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला दे रखा है लो टू हाई, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर गति करते हैं, सही स्टेटमेंट है। संयोजकता बैंड में होल्स जो होते हैं उच्च स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर करते हैं, गति करते हैं। तो इसका आपका कौन सा कथन सही होगा, केवल ए और सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 seconds आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। If it travels a distance x1 in first 10 seconds and distance x2 in remaining 10 seconds, then which of the following is true? एक कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करने के बाद 20 सेकंड तक स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि वह 10 सेकंड में x1 दूरी और शेष 10 सेकंड में x2 दूरी तय करे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है,
S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, 0 होगी। तो रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा, S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर। चलिए अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ़ इट ट्रेवल्स डिस्टेंस x1 इन फर्स्ट 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड के अंदर x1 डिस्टेंस आपका तय करता है। S क्या है आपका डिस्टेंस, x1 बराबर है 1/2 इंटू ए आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। टाइम कितना है आपका 10 सेकंड, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, काट लो इसको, कितना हो जाएगा आपका 50। तो x1 आपका कितना आ गया यहाँ पर 50 ए। तो ये डिस्टेंस जो आया आपका फर्स्ट 10 सेकंड के अंदर आया है। अब नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे हम। टोटल डिस्टेंस इन 20 सेकंड, 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड, दो एक बार 10 सेकंड चला फिर 10 सेकंड चला, टोटल टाइम यहाँ पर कितना हो गया 20 सेकंड का हो गया। अब इसमें से माइनस कर लेंगे जो फर्स्ट 10 सेकंड के अंदर डिस्टेंस चला है, डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस इन 20 सेकंड कितना होगा आपका 1/2 इंटू ए, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400। ठीक है, तो काट लो इसको, कितना हो जाएगा 200। तो कितना आ गया आपका 200 ए। पहले कितना चला था x1 50 ए, 20 में कितना चला 200 ए। तो दोनों में से 200 ए में से 50 ए को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 150 ए। यही तो डिस्टेंस हमने क्या करना था, नेक्स्ट 10 सेकंड में काउंट करना था, कैलकुलेट करना था। तो कितना आ गया आपका 150 ए। अब x1 और x2 जो आपका आया है, ये कि हमारा क्या आ गया x2। अब दोनों को क्या करना है, हमें कंपेयर कर लेना है। x1 कितना है 50 है, x1 कितना है आपका 50 है, और ये कितना है x2 150 है। तो x2 बराबर कितना आ रहा है आपका 3x1, यानी कितना गुना है x1 का 3 गुना है। तो कौन सा रिलेशन आपका बनेगा यहाँ पर करेक्ट, x2 बराबर 3x1। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दोबारा समझा देता हूँ, पार्टिकल क्या था यहाँ पर रेस्ट में था। यहाँ पर सबसे पहले हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिया। पार्टिकल रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, बचा हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट 10 सेकंड के अंदर कितना काउंट किया ट्रैवल किया x1। तो x1 बराबर 1/2 ए, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, काट लो, x1 बराबर 50 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर यहाँ पर क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे 20 सेकंड के अंदर। फर्स्ट में 10 चला, दूसरे में 10 चला, टोटल कितना होगा 20। उसमें से माइनस कर लेंगे फर्स्ट 10 सेकंड का जो आपका डिस्टेंस चला। कैलकुलेट यहाँ से करोगे तो 200 ए आ जाएगा। x1 और x2 का यहाँ पर कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, x2 बराबर है 3x1 है, 3 गुना है किसका x1 का। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ ए डायोड, डायोड के अवश्य क्षेत्र में क्या होता है। फर्स्ट दे रखा है देर आर नो मोबाइल चार्जेस। बिल्कुल सही है आपकी स्टेटमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वहाँ क्या होते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर मोबाइल चार्जेस देखने को नहीं मिलेंगे, कोई गतिशील आवेश आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दे रखा है इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग मेकिंग द रीजन न्यूट्रल। तो ये भी आपकी क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहेगी। समान संख्या में छिद्र और इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिससे क्षेत्र क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इक्वल नंबर आपको होल्स और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उसके कारण यहाँ पर जो रीजन बनता है डिप्लीशन रीजन डायोड का, वो हो जाता है न्यूट्रल। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट दे रखा है रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बीन टेक प्लेस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसी वजह से डिप्लीशन रीजन आपका बनता है।
जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, छिद्र और इलेक्ट्रॉनों का पुनर्संयोजन हुआ है। इससे क्या बनता है आपका डिप्लीशन लेयर। थर्ड स्टेटमेंट आपकी राइट है। नेक्स्ट है इमोबाइल चार्ज्ड आयन एग्जिस्ट। तो ये भी आपका क्या है, सही स्टेटमेंट रहेगी। अचल आवेशित आयन यहाँ पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। पी साइड में नेगेटिव एक्सेप्टर आयन्स होते हैं आपके, एन साइड में पॉजिटिव डोनर्स आयन होते हैं। तो फिक्स चार्ज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सारी स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। पढ़ रखा हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन सोल्व करिए धड़ाधड़। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग आपका क्या होता है, तो वी एस्केप। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कितनी बार हमने आपको बताया है, 2gm/r आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जी क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या होता है मास ऑफ अर्थ, r होता है रेडियस। और एस्केप के अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है आपकी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस। किसी निश्चित आयतन और तापमान पर किसी गैस का दाब आपको यहाँ पर बताना है। तो आइडियल गैस ला क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। P क्या है आपका प्रेशर है, V क्या है वॉल्यूम है, ठीक है, N क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स है, R और T आपके क्या हैं, ये होते हैं आपके कांस्टेंट। ठीक है, N यहाँ पर एक्सप्रेस करें तो हम क्या होता है, M छोटा m अपॉन कैपिटल M। छोटा m क्या होता है मास ऑफ गैस, और बड़ा m यहाँ पर क्या होता है मोलर मास। ठीक है भाई, तो अगर हम n के प्लेस में इसका वैल्यू रखें तो m अपॉन m आएगा। PV इज इक्वल टू छोटा m अपॉन बड़ा m RT। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है एक स्टेटमेंट के अंदर, वेरीज इनवर्सली एज इट्स मास, गलत हो जाएगा। मास ऑफ गैस यहाँ पर दे रखी है m छोटा, ठीक है। इनवर्सली है क्या, एज द स्क्वायर ऑफ इट्स मास, ये गलत है। वेरीज लीनियरली एट्स मास, जैसे जैसे मास वेरी करेगा वैसे ही प्रेशर ऑफ द गैस क्या होती है, वेरी आपकी करती है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन थर्ड इज द आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। n का हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m क्या है मास ऑफ गैस, और कैपिटल M क्या है आपका मोलर मास। प्रेशर आपका वेरी करता है मास ऑफ द गैस के साथ। थर्ड ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फॉर मेडिसिनल केमिस्ट। औषधीय रसायनज्ञों के लिए दवाओं का सबसे उपयोगी वर्गीकरण कौन सा है। हर ड्रग का स्पेसिफिक टारगेट होता है बॉडी में, ठीक है। तो मोलिकुलर टारगेट्स के अकॉर्डिंग ड्रग्स को क्लासिफाई करना काफ़ी यहाँ पर यूजफुल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट्स, आणविक लक्षणों के आधार पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आसान क्वेश्चन। विच द फॉलोइंग केमिकल कैन बी एडिड फॉर स्वीटनिंग ऑफ फूड आइटम्स एट कुकिंग टेम्परेचर डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज। निम्न में से कौन सा रसायन खाना पकाने के तापमान पर खाद्य पदार्थों को मीठा करने के लिए मिलाया जा सकता है और कैलोरी भी इससे नहीं मिलती है। तो ऐसा कौन सा होता है आपका, शुक्रलोज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको हम कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, हीट स्टेबल होता है और कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता, शुक्रलोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग द रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है जिसका आपको हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर कैलकुलेट करना है। वेग स्थिरांक आपको दे रखा है, वाली प्रथम कोटि अभिक्रिया की अधार्यु है। कितना कठिन शब्द है हिंदी में। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, T हाफ
बराबर होता है 0.693 अपॉन के। के की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 0.693 अपॉन 1.7 गुना 10⁻⁻⁵। ठीक है, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 40764.7 सेकेंड। अब इस सेकंड को क्या करेंगे, हम हावर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अभी आया हमारा किसके अंदर, सेकंड में वैल्यू थी, सेकंड में आंसर आया है, तो अब इसको हावर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम 40764.7 को किससे गुना करेंगे, 3600 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 11.32 हावर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आएगा आपका, 11.3 हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ई नोट Fe2 पॉजिटिव टू Fe दे रखा आपको -0.441 वोल्ट और Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव यहाँ पर दे रखा आपको ई नोट 0.77 वोल्ट। तो आपको यहाँ पर इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम आपको बताएंगे। ई नोट सेल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या बोल सकते हैं आप ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, कितनी बार हमने आपको बताया है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिएक्शन के अंदर देखिए Fe2 पॉजिटिव, यहां पर क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, कैथोड पर होता है। ऑक्सीडेशन कहां पर होता है आपका, ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, सॉरी एनोड पर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली के अंदर हम जान गए हैं यहां पर क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड वाले केस के अंदर देखिए Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहां पर होता है आपका, कैथोड पर होता है। तो ई कैथोड आपका कितना है, यहाँ पर कितना दे रखा है, ई नोट 0.771 माइनस एनोड पर कितना है आपका -0.441। ठीक है, बाहर आएगा तो दोनों आपके जुड़ जाएंगे और वैल्यू आपकी 1.212 वोल्ट। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ई नोट दे रखा कितना, -0.441, यहाँ पर दे रखा है 0.771। आपको यहाँ पर इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ईएमएफ बताना है, लेकिन उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो हमने देखा यहाँ से Fe से Fe2 पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जान पाए कि यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है आपका, एनोड पर होता है, तो इसीलिए हमने इसको एनोड पर ले लिया। Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो हमने यहाँ पर जान लिया यहाँ पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, तो इसीलिए इसको हमने क्या लिया, कैथोड पर लिया। फॉर्मूला हमें पता था, पुटअप कर दिया, आंसर आपका आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस हैव सेम पैरामैग्नेटिक मोमेंट, निम्नलिखित में से किस आयन युग्म का अनुचुंबकीय आघूर्ण क्या है, समान है। फर्स्ट आपका दे रखा है कॉपर 2 पॉजिटिव और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। सबसे पहले कॉपर का हम यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन। आर्गन आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 18। और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 29। तो आर्गन 18 18 हमारा सुलट गया। आगे बढ़ाएंगे 3d10 4s2, टोटल कितने हो गए, 18 और 10 28 और 1 29। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉपर 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हमें खोने पड़ेंगे। खो दिए तो हमें क्या मिला, कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर आर्गन तो आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी से में चला जाएगा, डी से चला जाएगा, एस खत्म ही हो जाएगा यहाँ पर, तो D9 बचेगा। अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
कितना इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये शेल आपकी कंप्लीटली फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है टाइटेनियम 3। तो टाइटेनियम का कितना होता है आपका एटॉमिक नंबर, टाइटेनियम का होता है आपका 22। तो इसमें भी हम आर्गन ले सकते हैं, बिल्कुल लेंगे आर्गन। 18 तो हमारा हो गया, अब 4 और हमें यहाँ पर लेने हैं। तो 3d2 4s2, ठीक है, 3d2 4s2। दे क्या रखा है हमें, Ti+3, Ti+3। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम खो देंगे, 2 यहाँ से चले जाएंगे, एक डी में से चले जाएगा D1। अब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक केस यहाँ पर बन गया, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो जो पेयर हैं आपके सेम पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ही आपका यहाँ पर राइट रहेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने, अगर सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सेम पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो एलिमेंट्स क्या करेंगे, शो करेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 16 विल प्लेस्ड इन द ग्रुप। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्वों को किस समूह में रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। टोटल कितने हो गए, 2 2 4 6 4 10, 2 12 और 4 16। आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 6 हैं। तो कौन से ग्रुप में होंगे, 6th ग्रुप के अंदर होंगे। बताया था आपको ग्रुप नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। 6th, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। निम्नलिखित में कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। तो अर्थ की जो आपकी कोर है उसमें मोल्टन आयरन और निकल होता है। ये मोल्टन मेटल्स कंटिन्यूसली क्या करती हैं, कन्वेक्शन करंट के थ्रू क्या करती हैं, घूमने का काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कन्वेक्टिंग करंट्स, कन्वेक्टिव करंट्स इन अर्थ कोर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पृथ्वी के कोर में संवहनीय धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज यार ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दे रखा है यहाँ पर, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का संपर्क होने से वो क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर हमें पता ही है, रिएक्शन करवा रखी है आपको AgCl। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, क्या बनाता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस। बैलेंस कर लीजिए, हो गया बैलेंस। ठीक है, ऑप्शन देखिए अब, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, AgCl का डिकम्पोजिशन होकर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सिल्वर की फॉर्मेशन हो रही है। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ग्रे हो जाता है। तो केवल एक आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस तेल के ताज़ा नमूने को लंबे समय तक भंडारण के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हमें
किसी ऑयल को लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है तो कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो हम करते हैं यहाँ पर हीलियम और नाइट्रोजन का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर बन जाता है। फ्रेश ऑयल अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन आपका होता है, जिससे उसके अंदर क्या होती है, स्मेल पैदा हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम रैंसिडिटी। इसलिए स्टोरेज के लिए ऐसी गैसें चाहिए होती हैं जो इनर्ट होती हैं। इनर्ट कौन कौन सी आपकी, हीलियम और नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाई, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या निर्दिष्ट करती है? तो चुंबकीय क्वांटम नंबर स्पेसिफाई करता है कि ऑर्बिटल किस डायरेक्शन या ओरिएंटेशन में स्पेस में अलाइंड है, एक्स के अलोंग अलाइन है, वाई के अलोंग अलाइन है, या जेड के अलोंग अलाइन है। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या करती है, स्पेसिफाई करती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों सेट अपना आज का। अगर आप साइंस का बैच परचेज करना चाहते हैं तो रैंकर साइको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अच्छा स्कोर करेंगे, गारंटी देता हूँ 20+ आराम से आएंगे आपके, ठीक है। और कमेंट के अंदर स्कोर करके बताइए कितना आपका रहा इस मॉक टेस्ट के अंदर। थोड़ा सा मॉडरेट था, अगर आपका अभी फ़िलहाल 15-20 के अंदर स्कोर आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है और अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।